हेलो स्टूडेंट्स, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 19 है। C18 में मैंने आपको कार्बन कलर कोड वाले रेसिस्टेंस समझाए थे कि किस तरह से कोई रेसिस्टेंस की वैल्यू को हमें फाइंड करना चाहिए, और उसमें जो रिंग्स बनी होती है, कलर वाली रिंग्स बनी होती है, उन कलर्स वाली रिंग्स को हम काउंट करते हैं एक टेबल की सहायता से। वो टेबल मैंने आपको समझाई थी। आई होप आप लोगों को वो आ गई होगी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपने किए होंगे। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है इसको और थोड़ा सा हम ले जाते हैं। ओम्स लॉ आप सब जानते हो, लेकिन ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक रेसिस्टेंस क्या होते हैं, किसी भी गिवन रेसिस्टेंस अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ये चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है भाई, ओम्स लॉ आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ और ओम्स लॉ की मैंने माइक्रो फॉर्म आपको समझाई थी। ये इसकी मैक्रो फॉर्म है, सिंपल बोल देते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू V। I प्रोपोर्शनल टू V, ये सिंपल ओम्स लॉ की जो मैक्रो फॉर्म है। मैंने आपको माइक्रो फॉर्म तक समझाया था। माइक्रो फॉर्म में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कंसेप्ट था, वहां से I और V में रिलेशन निकाल करके उनको डिवाइड करके V अपॉन I कांस्टेंट किया था, और वहां से हमें रेसिस्टेंस हमने फाइंड किया था। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इसका, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ में ओम ने क्या बताया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वायर है, कोई रेसिस्टर है, और इस रेसिस्टर में अगर हम V वोल्ट अप्लाई करें, मान लीजिए इसके जो एंड्स हैं उनके ऊपर V वोल्ट अप्लाई करें, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इसको कि मान लीजिए ये कोई रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस में हमने I करंट फ्लो किया, तो इसके एंड पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, V। और हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे अपन करंट का फ्लो करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ऑन द कंट्ररी, अगर हम वोल्टेज को वेरी करते हैं तो करंट में भी वेरिएशन आएगा। ये हमारा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में 3 कंडीशन होना जरूरी है। ओम्स लॉ केवल कब ओबे होता है उसका पर्टिकुलर है। पहली बात, नेचर ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट रहे। नेचर ऑफ सब्सटेंस, ओम्स लॉ में सबसे पहले क्या खासियत होनी चाहिए, नेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब ऐसा नहीं कि हम बार बार सब्सटेंस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको समझाया था, रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, एंड इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है ना, सब्सटेंस टू सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वायर लेकर कर रहे हैं, तो जो सारे वायर्स है वो एक ही मेटल के बने हुए होने चाहिए। करेक्ट, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस। दूसरी बात, फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल फिनोमिना, एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एक ही सब्सटेंस के वायर होना चाहिए। दूसरा फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल फिनोमिना में क्या क्या आएगी, टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहे, और टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ये तीनों चीजें कांस्टेंट होना चाहिए। नेचर ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें कांस्टेंट रहे, उससे में हम बोलते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू V, या यूं बोल सकते हैं कि V अपॉन I। इसका ओरिजिनल तरीका तो ये होता है बेटा, I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और V अपॉन I इज इक्वल टू R, या कांस्टेंट। यूं भी कह सकते हैं कि ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट R यानी कि रेसिस्टेंस के बराबर होता है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, उस रेसिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो हमारा नियम है।
अगर मान लो हम V और I के बीच में ग्राफ खींचे तो ये आ जाएगा V I V प्रोपोर्शनल टू I। ये ध्यान रखना, ग्राफ में कभी यहां पर I यहां पर V हो सकता है, यहां पर कभी यहां पर थीटा दे देते हैं, कभी यहां पर थीटा दे देते हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिधर थीटा दे रखा है वो बेस है और जिधर थीटा नहीं है उधर करंट है। तो अगर मैं यहां पर स्लोप अगर इसका लिखूं तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, I अपॉन V टेन थीटा। इसका स्लोप क्या हो गया, टेन थीटा, R इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा I अपॉन V। ठीक है, और यहां पर जो रेसिस्टेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हमें, I अपॉन V क्या होता है 1/R। उल्टा लिखो इसको, उल्टा भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, देखो कि कोट थीटा इज इक्वल टू R। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोट थीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा R के इक्वल। मान लो इधर थीटा दे रखा है तो अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस V अपॉन I सीधा किसके इक्वल हो जाएगा R के इक्वल। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोचो कि सर टेन थीटा स्लोप तो टेन थीटा ही होता है और उसकी वैल्यू R के इक्वल होती है, जी नहीं। वो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एंगल आपका किसके साथ बन रहा है और किस एक्सिस पर हमने वोल्टेज ली है, किस एक्सिस पर हमें करंट ली है। समझ आ गई बात। तो ये है हमारा थ्योरेटिकल ओम्स लॉ जो आप लोगों ने पढ़ा है। इसका अगर अपन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करें तो उसके लिए एक सर्किट बनाते हैं। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हमें एक सर्किट बनाना पड़ता है। मान लीजिए ये कोई सेल या बैटरी है, ये बैटरी बन जाएगी, ग्रुप ऑफ सेल समझाया मैंने आपको। यहां पर कोई ऑन ऑफ स्विच है, करेक्ट। यहां पर मैंने एक रियोस्टेट लगाया है। अमीटर को हमेशा हम सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। और ये हमने सर्किट को क्लोज कर दिया। ये वोल्ट मीटर है और ये अमीटर है। हमेशा ध्यान रखिए, ये तो हमारी बैटरी हो गई, V क्या है यहां पर वोल्ट मीटर, A क्या है एमीटर, R क्या है रेसिस्टेंस, और ये एक जो है ये मैंने यहां पर बनाया है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। पहले इसमें जो हमने एपरेटस लगाए ना, एपरेटस के बारे में थोड़ा सा समझिए। वैसे आप लोगों ने अमीटर वोल्टमीटर अपने लेबोरेटरीज में देखे होंगे। वास्तव में अमीटर और वोल्टमीटर दोनों गैल्वेनोमीटर से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आपने अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा हो तो आपको पता है जब हम करंट का फ्लो करते हैं तो क्या होता है, टॉर्क लगता है कॉइल के ऊपर और वो कॉइल अपनी जगह से टिल्ट हो जाती है। ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने पर भी वो दूसरी तरफ टिल्ट हो जाती है। वो गैल्वेनोमीटर का होता है। गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने बताया था, गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है वो इस तरह का होता है, यहां पर 0 और इधर 30-30 पार्ट बने होते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, केवल डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। एक तो करंट का डिटेक्शन करता है और डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है कि फ्लो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर कोई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दें हम, इसको हम शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वोल्टमीटर बन जाता है। और यदि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कोई रेसिस्टेंस जोड़ दें, ये आगे इनको और डिटेल में पढ़ेंगे अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, यहां थोड़ा सा बता रहा हूं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये अमीटर बन जाता है। समझ आई बात। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट का डिटेक्शन करता है और करंट का डायरेक्शन बताता है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर हम कोई एक शंट जोड़ दें, शंट यहां पर एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक नहीं मतलब विशेष प्रकार का एक रेसिस्टेंस होता है, तो उसको हम क्या बना देते हैं, वोल्टमीटर बना देते हैं। और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर सीरीज उसमें पैरेलल में कोई रेसिस्टेंस जोड़ दें, कोई शंट जोड़ दें, तो फिर वो अमीटर बन जाता है।
वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, जबकि अमीटर सर्किट में करंट को मेजर करता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर और अमीटर। इनको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले जो चैप्टर है उसमें इनकी पूरी स्ट्रक्चर है, हम कैसे इनको बनाते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, वो सिखाया जाता है। यहाँ जितनी जरूरत है उतना समझा रहा हूं आपको। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने इस सर्किट में एक अमीटर लगाया, एक बैटरी लगाई है, वोल्ट मीटर लगाया है, रियोस्टेट लगाया है और एक रेसिस्टेंस लगाया है, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल जोड़ते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। ठीक है भाई, अब यहां पर जो चीजें नजर आ रही है आपको, इसमें से एक अलग सा दिख रहा है रियोस्टेट। इसके बारे में समझो, ये कैसा रहता है। रियोस्टेट क्या है? एक प्रकार का ऐसा रेसिस्टेंस है, उसको अपन वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। उसको वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं कि अगर मान लीजिए हमें किसी सर्किट में करंट को वेरी करना है तो हमें रेसिस्टेंस वेरी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या रियोस्टेट है? रियोस्टेट एक इस तरह का एपरेटस होता है। देखो, ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है? एक वायर लगा होता है ऐसे। ठीक है, यहां पर दो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और एक टर्मिनल इसका यहां पर होता है। जो ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर स्लाइड होता है, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल 3। ठीक है, इसको जब T1 T2 के साथ अगर अपन कनेक्ट कर दे तो इसका फिक्स रेसिस्टेंस सर्किट में आता है। लेकिन अगर इसको T1 और T3 के साथ कनेक्ट करते हैं, इसका कनेक्ट एक तो यहां करेंगे और एक यहां करेंगे। अगर हमें इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे इसको हम स्लाइड करेंगे, कम रेसिस्टेंस करना है ज्यादा करंट आ जाएगी, ज्यादा रेसिस्टेंस करते हैं कम करंट आ जाएगी। और इस तरह से रियोस्टेट है, ये एक वेरिएबल रेसिस्टर का काम करता है, सर्किट में करंट को वेरी करने का काम करता है। दूसरा जो अमीटर है, अमीटर के जो स्केल है बेटा कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कुछ जो अमीटर होते हैं हमेशा यहां से 0 शुरू होता है और यहां पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा अमीटर चाहिए। इसका जो पॉइंटर है हमेशा 0 पर ही होता है और यहां पर पार्ट्स बने होते हैं। मान लो 1 2 3 4 5, ये किसमें है? अभी एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर में। कुछ जो है वो इस तरह के होते हैं और इसमें देखो टोटल 50 पार्ट्स बने हुए हैं। ये जो 1 है, इन दोनों के बीच में 50 पार्ट्स है, 50 डिवीजन है। डिवीजन कितने इसमें? 50। यानी कि 0 से 1 तक 10 डिवीजन, 1 से 2 तक 10 डिवीजन, 2 से 3 तक 10 डिवीजन, 3 से 4 तक 10 डिवीजन, 4 से 5 तक 10 डिवीजन। टोटल जो स्केल पर डिवीजन है वो कितना है? 50 डिवीजन है। तो इसका जो एक डिवीजन होगा, वो एक डिवीजन क्या पड़ेगा? 1 एम्पियर का 10th पार्ट, उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। क्या बोलेंगे उसको? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट जो होती है, लिस्ट काउंट जो कम से कम मेजर कर सके। जैसे हमारी जो स्केल होती है, और थोड़ा सा समझो इसको, जैसे हमारी स्केल होती है, देखो इस तरह से स्केल में डिवीजन बने होते हैं 0 से 1, और 0 से 1 तक कितने पार्ट होते हैं? 10 पार्ट। ये सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है, तो ये मिनिमम कितना मेजर कर सकती है? कितना 1 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm। 10 mm का मतलब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या होगी? लिस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको बोलेंगे अपन 1/10 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट ऑफ एनी एपरेटस इज द मिनिमम रीडिंग टेकन बाय द एपरेटस। ये स्केल का लिस्ट काउंट क्या हो गया? 1/10। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, तो अगर मान लो मेरे पास यहां पर एम्पियर में 0 से लेकर 1 तक 10 डिवीजन है, तो इसका मतलब क्या पड़ेगी? इसकी लिस्ट काउंट क्या हो जाएगी? 1/10। तो हम क्या बोलेंगे इसको? 1/10 एम्पियर या 0.1
1 एम्पियर। ये इसका लिस्ट काउंट होगा। एक और तरीका है इसका लिस्ट काउंट निकालने का, अगर जनरलाइज फॉर्मूले की अपन बात करें लिस्ट काउंट की, जनरल फॉर्मूला फॉर लिस्ट काउंट दैट इज रेंज डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन स्केल। ये जनरलाइज फॉर्मूला है, ये किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अमीटर है, चाहे वोल्ट मीटर है, या स्केल है, व्हाटएवर इट इज, कोई वॉच है, कुछ भी है, सबके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो इससे भी वही आएगा, रेंज, रेंज का मतलब 0 से लेकर 5 तक ही पढ़ सकता है। मिनिमम रीडिंग क्या हो सकती है इसके अमीटर की 0, मैक्सिमम रीडिंग क्या हो सकती है इसकी 5। इसका मतलब क्या पढ़ सकता है ये, मैक्सिमम 5 एम्पियर पढ़ सकते हो। तो रेंज क्या होगी इसकी 5, मैंने यहां लिख दिया 5, डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन द स्केल। टोटल डिवीजन कितने बताए थे मैंने, 50 डिवीजन, तो 5 को 50 से डिवाइड करो आप, 1/10 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी एपरेटस की लिस्ट काउंट को फाइंड किया जा सकता है। ये हो गया हमारा अमीटर। ठीक है, अमीटर अगर मान लीजिए और दूसरे तरीका भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। मान लो हमारे पास अमीटर का जो स्केल है, दूसरे तरह का अमीटर देखो, इस तरह का स्केल है, ये 0, 100, 200, 300, और ये हमें दे रखी है मिली एम्पियर में। अब हमसे पूछा है कि इस अमीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा। दो तरीके बताए मैंने कि यहां से यहां तक कितने डिवीजन बन रहे हैं इसमें। मान लीजिए यहां से यहां तक इसमें 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। तो इसका मतलब जो एक पार्ट हुआ इसका, वो एक पार्ट कितने डिवीजन का हुआ, 100 डिवीजन 10 पार्ट, तो एक पार्ट कितना हो गया 10। तो लिस्ट काउंट क्या होगी इसकी, 10 मिली एम्पियर। ये 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, कितने पार्ट हैं एक में 3। तो टोटल डिवीजन कितने हो गए इसके 30 टोटल डिवीजन है, और इसकी रेंज कितनी है 300। तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगी, रेंज का मतलब 300, डिवीजन कितना 30, कितना आ गया 10 मिली एम्पियर। तो अगर मान लो ये पॉइंटर, जैसे हमने करंट का फ्लो किया और ये पॉइंट यहां से 4 पर आ गया, तो 4 डिवीजन का मतलब कितना हुआ, करंट होगी 4 × 10, 40 मिली एम्पियर करंट वहां से फ्लो हो रही है। ठीक है, और भी तरह का अमीटर हो सकता है जो जनरली जो मिलते हैं मार्केट में, वो वाले मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक और तरह का है जिसका स्केल इस तरह से वेरी कर रहा है, इस तरह का है 0 3 2 1, ये पॉइंटर, और इसमें डिवीजन है 60, डिवीजन 60 डिवीजन का मतलब क्या हो गया बेटा, एक 0 से लेकर 1 तक 20 डिवीजन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिवीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक 1 एम्पियर को 20 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या हो जाएगी, 1/20, 1/20 इसकी लिस्ट काउंट होगी। यहां से देख लिया। जनरलाइज फॉर्मूले में जाओ, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू रेंज, व्हाट इज रेंज 3 एम्पियर, डिवाइडेड बाय कितना है ये 20 20 20 20 60, तो 3/60 कितना हो गया 1/20, 1/20 का मतलब क्या हो गया 0.05 एम्पियर। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखो यहां पर 2.5 भी हो सकता है, यहां पर 1.5 भी हो सकता है। तो जनरलाइज फॉर्मूला टू फाइंड द लिस्ट काउंट दैट इज नथिंग रेंज डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन द स्केल। आप सबसे पहले क्या देखेंगे, रेंज देखेंगे कि उसकी लास्ट रीडिंग क्या हो सकती है, और वो जो स्केल है उसका वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कितने डिवीजन में डिवाइड है। अगर आप उसको डिवाइड कर देते हो तो हमारे पास क्या आ जाती है, लिस्ट काउंट आ जाती है। तो इस तरह से सबसे पहले जो ऑपरेटर्स लगे होते हैं उनका हमें लिस्ट काउंट फाइंड करना होता है वेरिफिकेशन के लिए। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैंने 3-4 तरह का एमीटर आपको बता दिए, और कोई भी एमीटर आ जाए उसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि एमीटर की लिस्ट काउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा देखिए वोल्ट मीटर, द सेम process will be followed.
सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड। अब क्या होगा, जैसे मान लो कोई वोल्ट मीटर है, यहां पर लिख रहा है 0 1 2 3 और यहां पर 20 पार्ट्स हैं एक के बीच में। जो टोटल डिवीजन है वो डिवीजन कितने, 60 डिवीजन है। ठीक है, ये हमारा वोल्ट मीटर का, ये वोल्ट मीटर है। इसकी लिस्ट काउंट निकालनी है बेटा, क्या हो जाएगी, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर रेंज डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन स्केल। रेंज कितनी इसकी 3, टोटल डिवीजन 60। अभी हमने फाइंड किया था 0.505 वोल्ट, ये रीडिंग दे देगा। डिफरेंट डिफरेंट वोल्ट मीटर हो सकते हैं। यहां पर मान लीजिए वोल्ट की जगह मिली वोल्ट वाला भी हो सकता है, तो 0 से लेकर 1 तक कर देंगे उसको। मिली वोल्ट वाले में भी वही लास्ट वाली रीडिंग डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन द स्केल, और इस तरह से आप लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा एपरेटस है जिनकी नॉलेज मैंने आपको दी है। बैटरी हो गई, आपको पता है बैटरी के बारे में काफी डिटेल में हमने पढ़ लिया है कि ऑन ऑफ स्विच है, RH रियोस्टेट है, व्हेन इट इज वेरिड करंट वेरीज। ठीक है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, इनके लिस्ट काउंट क्या होते हैं, और R वो रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो R दे रखा है ये एक रेसिस्टर है। ठीक है, रेसिस्टर किसका बनाते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन का दूसरा नाम यूरेका भी है। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत हाई होती है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत लो होता है। बाकी ये जो वायर दिख रहे हैं आपको, ये कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर जनरली कॉपर के लिए जाते हैं। इनका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं हम। रेसिस्टेंस की कहानी या तो यहां पर है, यहां पर है। इसका वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम करंट को वेरी करने के लिए यूज करते हैं और इसकी वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सारी नॉलेज हमारे पास हो गई। अब हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर मान लीजिए वही ले लेते हैं अपन 3 डिवाइडेड बाई 60 0.05 वोल्ट, और जो अमीटर है लिस्ट काउंट ऑफ अमीटर 3/60 0.05 एम्पियर। करेक्ट है बेटा। चलो अब वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, दोनों की लिस्ट काउंट होगी। अब हम क्या करते हैं, प्रेस की के को हमने ऑन कर दिया। ऑन करते ही क्या होगा, यहां से करंट का फ्लो होगा भाई, निश्चित रूप से ये करंट का फ्लो ऐसे करके, ये करंट इसमें से होकर भी जाएगा, आर में से होकर भी जाएगा। तो यहां तो ये अमीटर क्या करेगा, उसको करंट को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, और हमें V/I कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। इसकी टेबल देखो कैसे बनाएंगे, सीरियल नंबर। ठीक है, देखो यहां पर 2 पार्ट, ये मान लो अमीटर है, अमीटर किस में पड़ेगा, I में। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग्स वोल्ट में। यहां हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर मान लीजिए 1, ठीक है ना बेटा। यहां लिखेंगे डिवीजन। आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते कि वोल्ट मीटर की स्केल देखिए, अमीटर की स्केल देखिए, डायरेक्ट पढ़ लिया, नहीं ऐसे नहीं पढ़ सकते, आपको उसमें डिवीजन पढ़ने पड़ेंगे। और यहां हो जाएगा डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ये एम्पियर में। यहां पर इसी तरह से डिवीजन, यहां पर डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट वोल्ट में, और यहां R इज इक्वल टू V/I। मान लीजिए हमने जैसे इसको ऑन किया, वहां से कुछ रेसिस्टेंस था और यहां से हमने इसमें करंट का फ्लो किया। मान लो जो एम्पियर है, यहां पर जो हमें डिवीजन आए, मान लो 5 डिवीजन आए। ठीक है, और वोल्ट मीटर के जो डिवीजन है, वोल्ट मीटर के डिवीजन मान लीजिए हमारे पास 20 डिवीजन आए। ठीक है, फिर हमने थोड़ी सी वहां से रियोस्टेट से वेरी किया, मान लीजिए कोई दूसरी रीडिंग है, यहां पर हमने मान लो
10 डिवीजन लिए और यहां पर हो गया 40 डिवीजन आ रहे हैं। मान लीजिए यहां पर हमने थर्ड रीडिंग ली, ये 15 है, यहां पर 60 डिवीजन आए, तो ये डिवीजन है, ये वोल्ट में या अमीटर में नहीं है, उसमें एम्पियर या वोल्ट में नहीं है। अब एम्पियर या वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 इंटू 0.05 कितना हो गया ये 0.25 एम्पियर करंट, 10 इंटू 0.05 कितनी होगी 0.5 एम्पियर, 15 इंटू 0.05 ठीक है 0.75 एम्पियर। ये एम्पियर में हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। इसी तरह से 20 इंटू 0.05 ये कितना हो गया 5 20 जा 100 यानी कि 1 हो गया 1.0 वोल्ट। 40 इंटू 0.05 2.0 हो गया। 60 कितना हो गया 60 इंटू 0.05 दैट इज कितना हो गया हमारे पास 3.0 वोल्ट, ये वोल्ट में आ गए। लास्ट में जो बचा R इज इक्वल टू वी बाई आई करेंगे। देखो R इज इक्वल टू वी बाई आई 1 डिवाइडेड बाय 0.25 कितना हो गया ये 104 ओम। R इज इक्वल टू 2.0 डिवाइडेड बाय 0.5 अगेन 4 ओम। R इज इक्वल टू यहाँ है हमारे पास 3.0 डिवाइडेड बाय 0.75 4 ओम। हम देख रहे हैं कि हर बार हम जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं R की वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ये मैंने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ले ली है, ऐसा होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो यहाँ पर जो R की वैल्यूज आती है वो कभी 4.2 आ जाए या 3.8 हो सकता है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट में एरर्स तो रहते ही हैं। कभी कनेक्शन लूज रह गया, कभी ये अपैरेटस ठीक नहीं है, लिस्ट काउंट ठीक से नहीं निकाली है, पॉइंटर 0 पर प्रॉपर नहीं है, तो उन सब वजह से यहाँ पर वेरिएशन आ सकता है। मैंने केवल स्टैंडर्ड चीजें ली है, इस वजह से आप देख सकते हैं। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर V और I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब R की वैल्यू सेम है, तो ओम्स लॉ वेरीफाई होता है। क्योंकि ओम्स लॉ दो तरीके से वेरीफाई हो सकता है, V अपॉन I शुड बी कांस्टेंट एंड द ग्राफ बिटवीन V एंड I। इसका मतलब देखो वेरिफिकेशन करें तो V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक तो वेरिफिकेशन यहां पर हो गया। ग्राफ से वेरिफिकेशन करो, मान लो इधर अपन ने V वोल्ट में ले लिया, यहां पर I ले लिया 1 2 3 ठीक है। इधर की तरफ हमने करंट ले रखी है, तो इसका जब अपन ग्राफ खींचेंगे देखो ये कितना है हमारा 1.0 2.0 3.0, यहां पर है 0.25 0.5 0.75, और जब अपन इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस तरह से 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं जो ये शो करता है कि V प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओमिक रेसिस्टेंस क्या होते हैं, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक में अगर होता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, डायोड का रेसिस्टेंस क्या होता है। कुछ रेसिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको ओमिक रेसिस्टेंस कहेंगे, जो रेसिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अनओमिक रेसिस्टेंस बोलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे